हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, यानी कि फर्म का विघटन या फिर भागीदारी का विघटन किस तरीके से होता है। ठीक है, आज ये जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है ना, ये सेक्शन नंबर 39 के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? सबसे पहले समझते हैं कि डिसोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, विघटन जो है ये आखिर होता क्या है। तो जब किसी फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म हो जाता है ना, तो उसे ही हम कानून की भाषा में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह देते हैं। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 39 ने ना इसे बहुत ही अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी का विघटन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें ना एक फर्क होता है दोनों में। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भागीदारी का विघटन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फर्म का विघटन, इन दोनों के अंदर ना फर्क होता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब सिर्फ बिजनेस के टर्म्स या फिर पार्टनर्स बदल रहे हैं। जैसे किसी का रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, पर बिजनेस चलता रहता है। लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब हो जाता है बिजनेस ही पूरी तरीके से बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके ना चार कोर मेथड्स हैं। ये क्या है? बाय एग्रीमेंट यानी कि करार द्वारा, सेक्शन नंबर 40। कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी कि अनिवार्य विघटन, यानी कि सेक्शन नंबर 41। बाय इवेंट, आकस्मिकताओं द्वारा, सेक्शन नंबर 42। एंड बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा। ठीक है, ये चार तरीके से क्या होता है, डिसोल्यूशन हो सकता है किसी फर्म का। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 40, जो हमें बताता है कि डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट यानी कि करार द्वारा, एग्रीमेंट या समझौते द्वारा, एग्रीमेंट। तो देखिए, समझौता किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो इधर आ जाता है म्यूचुअल कंसेंट। जब सभी पार्टनर आपस में राजी हो जाए सर्व सहमति से कि अब बिजनेस को हमें बंद कर देना चाहिए, तो फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो ये डिसोल्यूशन ना या तो सभी पार्टनर्स की मौजूदा कंसेंट से हो सकता है, या फिर उनका जो ओरिजिनल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसमें किसी ना किसी कंडीशन के मुताबिक भी हो सकता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, वो क्या है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट कंपलसरी है, सहमति सभी की जरूरी है। ये एग्रीमेंट बिजनेस के दौरान ना किसी वक्त भी एट एनी टाइम बनाया जा सकता है, और कानून की नजर में ये फर्म को बंद करने का सबसे सरल और सबसे पीसफुल मेथड है। शांतिपूर्वक तरीके से डिसॉल्व हो जाती है कोई भी फर्म इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जो कि सेक्शन नंबर 41 में लिखा गया है, जिसको कहते हैं अनिवार्य विघटन। तो इसमें ना पार्टनर्स की मर्जी नहीं चलती है, बल्कि ये बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के प्रभाव से स्वतः ही खत्म हो जाता है। ठीक है, फर्म। इसके ना दो मेन ग्राउंड है। सबसे पहला क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि जितने भी भागीदार है ना, उनका दिवालिया हो जाना। अगर फर्म के सभी पार्टनर्स या एक को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर्स कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं ना, तो जो फर्म है ना वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी एक बंदा जो बचा हुआ है, जो दिवालिया नहीं है ना, वो अकेला पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता। ठीक है, इसके बाद है अनलॉफुल बिजनेस, अवैध व्यवसाय। अगर फर्म का जो बिजनेस है ना, किसी कारण से ये प्रूव हो जाए कि ये जो बिजनेस है ना, वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, अवैध है। ठीक है, या तो पहले से था या तो बाद में, फर्म के बनने के बाद वो किसी घटना के कारण अवैध हो गया। ठीक है, तो फर्म ना वहीं की वहीं बंद करनी पड़ जाती है। जैसे गवर्नमेंट अगर किसी चीज का बिजनेस चल रहा है, उस पर बैन लगा दे, ठीक है, किसी चीज पर बैन लगा दे, तो वो व्यापार ना वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी कि सेक्शन नंबर 42A, जो कहता है हमारे को कि टाइम के साथ जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। ठीक है, समय की समाप्ति पर फर्म डिसॉल्व हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, फिक्स ड्यूरेशन, की जब कोई पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक निश्चित अवधि, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, तो जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होता है, फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। नो नोटिस नीडेड, इसके लिए किसी भी तरीके की किसी नोटिस की जरूरत नहीं होती है भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा ही गया है कि 3 साल के लिए बन रही है, तो 3 साल जैसे ही पूरे होंगे खत्म हो जाएगी। हाँ,
अगर सारे पार्टनर्स चाहें तो वो म्यूचुअल कंसेंट से इस बिजनेस को आगे भी एक्सटेंड यानी कि रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, मगर सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ पर्पस, यानी कि सेक्शन नंबर 42 का पार्ट बी, ठीक है, जो कहता है कि उद्देश्य की ही पूर्ति हो गई है तो अब इस फर्म का डिसॉल्व हो जाना अनिवार्य है, ठीक है। जब पार्टनरशिप ना किसी स्पेसिफिक वेंचर या फिर अंडरटेकिंग किसी विशिष्ट कार्य या परियोजना के लिए बनाई जाती है ना, तो उस काम के पूरा होते ही वो फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका मकसद था सी के लिए एक मकान बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस फॉर अ सी। जैसे ही मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, मतलब कि आपका जो मकसद है वो पूरा हो गया, फर्म कानून के मुताबिक अपने आप बंद हो जाएगी। इसके लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पर्पस का क्लियरली डिफाइन होना जरूरी है कि ये फलाना फलाना हमारा पर्पस है, इसके बाद हम इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि सेक्शन नंबर 42C, ठीक है, मतलब कोई भागीदार है उसकी मृत्यु होने पर, तो कानून कहता है कि एक ये डिफॉल्ट नियम है कि अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म वहीं के वहीं डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर पार्टनर्स ने पहले से अपने पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि किसी की डेथ के बाद भी बाकी के बचे हुए पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू रखें तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि ए बी सी ने मिलकर के कोई पार्टनरशिप फर्म खोला है और सी की डेथ हो जाती है, बट जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया था ना, उसमें लिखा था कि किसी भी पार्टनर की डेथ हुई तो भी हम इसको रन करते रहेंगे, तो वो रन होती रहेगी, ठीक है। फर्म डिसॉल्व होने पर ना जो डिसीज पार्टनर है ना उसके सारे के सारे कानूनी हिसाब किताब उनके जो कानूनी वारिस है ना उनके साथ सेटल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जो कि सेक्शन नंबर 42 के डी पार्ट में लिखा गया है। इसका मतलब है भागीदार के दिवालिया होने पर, ठीक है। तो अगर कोर्ट किसी एक पार्टनर को भी इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है ना, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। वो व्यक्ति जिस तारीख को इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है ना उसी डेट से वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उसी डेट से ही फर्म का पार्टनर नहीं बचेगा। अब सेक्शन नंबर 41 में ना सभी या सभी में से एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर के इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि वो फर्म आगे रन हो सके। लेकिन सेक्शन नंबर 42D जो है ना, इसमें अगर सिर्फ एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट होता है ना तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, अनलेस बाकी के पार्टनर्स ने डीड में कंटिन्यू करने का फैसला ना किया हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल, मतलब इच्छाधीन भागीदारी। तो ये ना एक स्पेशल केस है, ठीक है, डिसोल्यूशन का एक स्पेशल नियम है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन या स्पेसिफिक पर्पस वगैरह नहीं होता। ये पूरी तरीके से पार्टनर्स की मर्जी पर डिपेंड करती है, ठीक है। इस केस में कोई भी एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को एक रिटर्न नोटिस दे करके फर्म को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है अपनी इच्छा या अपनी इरादे से, ठीक है। तो फर्म उस डेट से डिसॉल्व मानी जाएगी जो नोटिस में मेंशन की गई है। अगर नोटिस में कोई डेट नहीं है तो जिस दिन वो नोटिस दिया गया है ना पार्टनर्स पर, जब वो पहुंच गया है ना डेट ऑफ कम्युनिकेशन, उसी दिन से ही फर्म डिसॉल्व मान ली जाएगी, ठीक है, बशर्ते उनके बीच कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट ना हुआ पड़ा हो पहले से। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि न्यायालय द्वारा विघटन, जो सेक्शन नंबर 44 में दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई फर्म के अंदर कोई पार्टनर को ये लगता है कि फर्म की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है ना, तो इनमें से कोई भी एक पार्टनर जाकर के केस डाल सकता है कोर्ट में और ये कह सकता है कि हमारी हालत बेकार है, हमारे हमारे फर्म को डिसॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट के पास ना ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधिकार होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस और इक्विटी के आधार पर इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, इसको अब नहीं चलना चाहिए इस बिजनेस को, तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है। एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि अगर पार्टनर्स के बीच में ना आपसी अविश्वास हो गया है, ठीक है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट आ गया या फिर हेटेड आ गई, तो नफरत आ गई और वो इतनी बढ़ गई कि अब बिजनेस को चलाना ना नामुमकिन होता जा रहा है, तो कोर्ट इस आधार पर डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देती है, ठीक है। इस स्लाइड्स में है ना हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड है जहां पे कोर्ट
फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर देती है। तो सबसे पहले आता है इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, यानी कि भागीदार का ना अ, पागल हो जाना, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से रोगी हो जाना। तो अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या फिर बाकी के पार्टनर्स या उसका नेक्स्ट फ्रेंड जो है कोर्ट में ये गुहार लगा देता है कि अब ये इसके पास ये क्षमता नहीं है, आप फर्म को डिसॉल्व करवा दो, तो वो कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है। दूसरा आता है परमानेंट इनकैपेसिटी, स्थायी असमर्थता। अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए पूरी तरीके से परमानेंट इनकेपेबल हो जाता है ना, मतलब जैसे कि कोई सीवियर इलनेस हो गई है या पैरालिसिस हो गया, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे देती है। मिसकंडक्ट, दुराचार, अगर कोई पार्टनर जानबूझकर ऐसा मिसकंडक्ट, गलत व्यवहार करता है जिससे बिजनेस का रेप्यूटेशन पर बुरा असर पड़ता है ना, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अनुबंध का निरंतर उल्लंघन। अगर कोई पार्टनर जानबूझकर बार बार पार्टनरशिप के जितने जो एग्रीमेंट है उसके नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों को तोड़ता है ना, तो बिजनेस चलाना जो होता है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो इस आधार पर भी कोर्ट जो है ना फर्म को डिसॉल्व करने का नोटिस दे सकती है। परपीचुअल लॉस, निरंतर हानि, अगर बिजनेस में कोई ऐसा दौर आ जाता है कि बस उसमें लगातार लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, लगातार घाटा हो रहा है, तो जो कोर्ट है ना वो फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर देती है। ट्रांसफर ऑफ होल शेयर, पूरे के पूरे हिस्से जो है ना उसका जो है हस्तांतरण हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर जो है बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के बिना अपना पूरा शेयर, पूरे का पूरा शेयर किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, तो कोर्ट के पास ना ये ओपन पावर है कि अगर उन पर दिए गए जितने भी मैंने 6 पॉइंट्स दिए हैं ना, उनके आधार पर उनको ऐसा लगता है कि हाँ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स पे ये कोर्ट को ऑर्डर दे देना चाहिए कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर देती है। अब बात करते हैं पब्लिक नोटिस एंड लाइबिलिटी की। तो ये जब फर्म डिसॉल्व होने के बाद ना एक सबसे इम्पोर्टेंट कानूनी फॉर्मेलिटी होती है क्या, पब्लिक नोटिस का देना। डिसोल्यूशन के बाद मार्केट में एक पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए और डिसोल्यूशन के बाद भी अगर कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करता रहता है ना, तो उस एक्ट के लिए बाकी के सभी पार्टनर्स थर्ड पार्टी के लिए लाइबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नोटिस देना रिक्वायर्ड नहीं होता किन्हीं 3 कंडीशन में। कंडीशन क्या है, डिसीज पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है ना, तो उसके बाद के एक्ट के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो जिम्मेदार नहीं होती है और उसे नोटिस देना भी जरूरी नहीं होता है। पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, नोटिस नहीं चाहिए। डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर पहले से ही बाहरी दुनिया में अननोन है, ठीक है, उसे भी नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि लाइबिलिटी सीजेस ओनली आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कि लाइबिलिटी जो दायित्व है ना वो केवल लोक सूचना देने के बाद ही समाप्त होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। देखिए फर्म के डिसॉल्व होने पर ना पार्टनर्स के पास कानून के मुताबिक क्या अधिकार होंगे, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अप्लाई द फर्म्स प्रॉपर्टी इन टू वे, फर्म की संपत्ति को दो तरीकों से उपयोग करने की अधिकार है पार्टनर के पास। क्या, पेमेंट ऑफ डेट, मतलब ऋणों का भुगतान। सबसे पहले फर्म की पूरी प्रॉपर्टी और एसेट्स को ना बेचकर थर्ड पार्टी के कर्जों और उसकी लाइबिलिटी का भुगतान करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, मतलब अधिशेष का वितरण। तो सारे डेब्ट चुकाने के बाद अगर कोई सरप्लस अमाउंट बचता है, ठीक है, तो उसे सभी के सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। अब आते हैं पोजीशन ऑफ माइनर, सेक्शन नंबर 30, मतलब कोई अव्यस्त है तो उसकी कानूनी स्थिति क्या होगी, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ना एक माइनर जो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है ना, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई कानूनी ताकत ही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए वो किसी भी फर्म में फुल पार्टनर बन ही नहीं सकता। अगर कोई माइनर के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करता भी है ना, तो वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। लेकिन सेक्शन 30 एक रास्ता देता है। वो कहता है कि सब पार्टनर की म्यूचुअल कंसेंट से एक माइनर को फर्म के ओनली बेनिफिट और प्रॉफिट्स में एडमिट किया जा सकता है, ठीक है। कि अगर केवल प्रॉफिट बांटना है तो, लेकिन सारे के सारे पार्टनर्स माने तभी, तो एक माइनर को आप पार्टनर बना लो, ठीक है। लेकिन इसके लिए उसके गार्जियन के लिए ना, गार्जियन का एग्रीमेंट होना, मिलना ना वो जरूरी है, ठीक है।
जहां माइनर को ना स्पेसिफिक राइट्स और लिमिटेड लाइबिलिटीज मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है जो माइनर को मिलती हैं, कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं, मतलब बेनिफिट्स में जब वो शामिल हो जाता है तो उसको ऐसे कौन से राइट्स मिल जाते हैं, कौन से लाइबिलिटीज मिल जाते हैं। तो उसे फर्म की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में अपना शेयर पाने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, वो फर्म के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और उनकी कॉपी भी मंगवा सकता है, रख सकता है, लेकिन वो आम हालत में अकाउंट्स के लिए पार्टनर्स पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, वो ऐसा सिर्फ तभी कर सकता है जब वो फर्म से अपना रिश्ता तोड़ रहा होगा, अपने सर्विंग कनेक्शंस को तोड़ रहा होगा। अब इसके साथ अगर हम इसकी लाइबिलिटीज की देखें कि अब इसके पास लाइबिलिटीज क्या होते हैं, तो माइनर ना पर्सनली लाइबल नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता ही नहीं है। इसका मतलब फर्म के कर्जों के लिए उसकी निजी प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते हो आप। ठीक है, उसकी निजी प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ उसका फर्म में जो शेयर है ना वही लाइबल होगा। अगर माइनर के नाम पे कोई स्यूट चल रहा है ना, तो कोर्ट गार्जियन के थ्रू माइनर के शेयर की लाइबिलिटी तय करेगा, फर्म को डिसॉल्व करने के दौरान भी। ठीक है, अब तक हमने ये देख लिया कि कोई एक माइनर है वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता, लॉसेस के लिए एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब वो माइनर है ना, अब वो मेजर जब हो गया, मेजोरिटी अटेन कर ली ना, तो क्या होगा, मतलब ये अब क्या ट्विस्ट आएगा, जब एक माइनर बच्चा, ठीक है, मेजर यानी कि व्यस्क बन जाएगा, 18 साल हो जाएंगे उसके, तो कानून ना उसे 6 महीने का वक्त देता है। ठीक है, 6 महीने देता है फ्रॉम अटेनिंग मेजोरिटी और गेटिंग नॉलेज ऑफ पार्टनरशिप विच एवर इज लेटर। 6 महीने का वक्त कब से, कि आज उसने 18 साल पूरा कर लिया, या तो आज से 6 साल, या फिर जब उसको ये नॉलेज आएगी या उसे पता चलेगा कि वो तो किसी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है। ठीक है, तो उससे ना एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा माइनर को। उस पब्लिक नोटिस में क्या होगा, ऑप्ट्स टू बिकम पार्टनर, या तो वो भागीदार बनने का विकल्प तय करेगा कि ठीक है, अगर उसको वो भागीदार बने रहना चाहता है, तो जिस दिन से वो बेनिफिट्स में आया था ना, उसी दिन से रेट्रोस्पेक्टिव डेट से वो एक फुल फ्लेश पार्टनर की तरह पर्सनली लाइबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज के लिए। यानी कि मान लो 4 साल उसने माइनर की तरह वो पार्टनरशिप में लगा रहा। ठीक है, 4 साल बाद जब वो मेजर एज उसने अटेन की ना, तब उसने कहा कि नहीं, मैं तो पार्टनरशिप इसमें कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अब जैसे ही वो ये नोटिस देता है कि मैं पार्टनरशिप को कंटिन्यू करूंगा, तो 4 साल पहले से, जब से वो इसमें पार्टनर बना था ना, तब से उसकी लाइबिलिटी काउंट होनी लग जाएगी, फुल फ्लेज लाइबिलिटी जैसे कि बाकी पार्टनर्स की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ के लिए। ठीक है, उसके प्रॉफिट और प्रॉपर्टी शेयर वही रहेगा जो बचपन में था। ठीक है, इसके बाद अगर सेकंड केस आता है कि वो ऑप्ट करता है नॉट टू बिकम पार्टनर, कि वो कहता है नहीं भाई, मैं पार्टनरशिप को छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा इस पार्टनरशिप में। ठीक है, तो उसको ना पब्लिक नोटिस देने की डेट जो है ना, तब तक उसके राइट और लाइबिलिटीज माइनर वाले ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके राइट और लाइबिलिटीज जैसे ही वो पब्लिक नोटिस दे देगा, उसके बाद उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगे। नोटिस देने के बाद के फर्म के किसी भी एक्ट के लिए ना उसका शेयर लाइबल नहीं हो सकता है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट के लिए वो बाकी पार्टनर्स पर स्यू दर्ज कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि वो फेल हो जाता है नोटिस देने में, 6 महीने के अंदर वो कोई नोटिस नहीं देता ना, तो जो कानून है ना उसे ऑटोमेटिक मान लेगा कि वो एक फुल पार्टनर की तरह काम कर रहा है और उसकी लाइबिलिटीज जो है अनलिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक टॉपिक जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और दूसरा टॉपिक पोजीशन ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ये खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।